राजनीति राष्ट्र सेवा है। हमारे लिए राजनीति वो चीज है जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने शहादत दी है। बात याद रखिएगा, उसी पंजाब ने बार बार हमारी सरकार बनाई और हमें फक्र है कि हमने इस देश का पहला सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर साहब मनमोहन सिंह जी को बनाया। ये फक्र से कहते हैं, सीना ठोक कर कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विरोध करना राष्ट्र विरोध नहीं होता है, ये सुन लीजिए महेंद्र जी। कैबिनेट मंत्री हैं तो आपको अगर कोई देशद्रोह की लगती है तो एफआईआर क्यों नहीं करवाते आप? मेरे नेता के सॉफ्टवेयर बात बोलिएगा, मैं चुप रहूंगी। आप अपना मानसिक इलाज कराइए। आप मानसिक रोगी लग रहे हैं मुझे, इलाज कराइए आप मानसिक। एलजेपी के प्रवक्ता से कहना चाहती हूँ, मानसिक डॉक्टर को दिखाइए, इलाज का खर्चा मैं दूंगी। राहुल गांधी जी ने उसके बाद कहा है कि हम सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराना चाहते हैं, जिससे कि जनरल कास्ट के भी जो गरीब है उनका भी पता चले और दलित आदिवासी पिछड़ों का जरूर पता चले। मालिक वो देखो वो देखो। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना। सुप्रिया जी, अब सिर्फ एक सांसद नहीं, नेता विपक्ष है राहुल गांधी, और वो भारत के एक बड़े नेता के तौर पर एक इंटरव्यू विदेश में दे रहे हैं। और इस इंटरव्यू में वो कहते हैं कि सवाल तो ये है कि भारत में सिख समुदाय के बीच इस बात की चिंता है कि उन्हें पगड़ी कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी या नहीं, क्या वे गुरुद्वारे जा सकेंगे। ये चिंता सिर्फ सिखों की नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए है। क्या कहना चाह रहे हैं वो? किस धर्म के लोगों को अपने धार्मिक स्थल पर जाने से रोका जा रहा है इस देश में, या उनके धार्मिक आवरण पहनने से रोका जा रहा है? कौन से सिख हैं? मुझे नहीं लगता एक भी सिख सामने आएगा जो ये कहेगा कि मुझे पगड़ी या कड़ा पहनने में डर लगता है इस देश में। क्या कह रहे हैं राहुल जी? आपकी चिंता जायज है, आपका सवाल भी जायज है, लेकिन मैं सबसे पहले सर्वप्रथम यहां पर यह कहना चाहती हूं कि बीजेपी को एक बड़ी गंदी लत लगी हुई है काट छाट के बयान चलाने की, और वही उन्होंने राहुल गांधी के इस बयान के साथ भी किया। राहुल गांधी जी हर धर्म हर वर्ग को अपनी पोशाक, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति की बात कर रहे थे, इन्होंने उसको सिखों से जोड़ा। बहुत अच्छा किया। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आज इस देश को आईना दिखा रहे हैं राहुल गांधी, और साथ में बहुत सारे यहां पर बैठे हुए लोगों को भी दिखा रहे हैं। इस देश में क्या यह चिंता नहीं होनी चाहिए कि हरियाणा में, दिल्ली, राष्ट्र की राजधानी दिल्ली से 20 किलोमीटर दूर फरीदाबाद में आर्यन मिश्रा की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है, और हत्यारे को यह मलाल है नहीं है कि उसने 17 साल के युवा को मौत के घाट उतार दिया, उसको यह तकलीफ है कि उसने उसको मुसलमान समझ के उतारा। आगे सुनिए, महाराष्ट्र में एक बुजुर्ग मुसलमान जो दिखने में मुसलमान है, उसकी दाढ़ी या टोपी पहने हुए, उसको पीटा जाता है, उसके साथ अभद्रता की जाती है, उसको लतियाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है, और आरोपियों को छोड़ दिया जाता है। वो तो भला हो कि एक्ट फिर से लगते हैं और आरोपी गिरफ्तार होते हैं। हरियाणा में एक लड़के की असम से जो आया था, पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है क्योंकि शक था कि वो मुसलमान है। तो मेरा अपना मानना है कि ये सारी बातें एक तरफ है, ये आक्रोश भी आपका एक तरफ है। ये आक्रोश कहां था जब पंजाब से आए हुए, हरियाणा से आए हुए, इस देश से आए हुए 700 किसानों की शहादत हुई और मोदी जी ने कहा मेरे लिए थोड़ी मरे? ये आक्रोश कहां था जब आपकी सांसद, बीजेपी की सांसद, पंजाब के सवाल पर जवाब देती है कि हत्यारे और बलात्कारी है किसान? ये आक्रोश कहां था जब आपके मंत्री, आपके सांसद आंदोलनकारी किसानों को मवाली, गुंडे, खालिस्तानी, पाकिस्तानी कहते हैं? ये आक्रोश कहां था जब अपने हक के लिए लड़ रहे किसानों को ऐसे अपशब्द कहे गए? ये आक्रोश कहां था जब ये तस्वीर सामने आई, एक बुजुर्ग किसान सिर पे पगड़ी पहने हुए, उस पर लाठियां बरस रही हैं? ये आक्रोश कहां है जब दिल्ली की सड़कें सील कर दी जाती है, कीले गड़वा दी जाती है, चट्टानें खड़ी कर दी जाती है कि पंजाब के किसान ना आए? और अंत में एक ही बात कहूंगी, कहां था यह आक्रोश जब इस देश के प्रधानमंत्री ने 3.5 करोड़ लोगों की पंजाबियत पे सवाल उठा दिया था, यह कहकर कि मैं सुरक्षित वापस आ गया? आपको पंजाब जाके असुरक्षा महसूस हो रही थी? कहां था यह आक्रोश? तो आक्रोश मैन्युफैक्चर मत करिए, आक्रोश झूठा मत दिखाइए, गंदी राजनीति मत करिए। लेकिन मैं एक बात अंजना जी पूरी ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं, और यह बात यह है कि अभी भी बीजेपी के लोग, अभी भी भक्त, अभी भी ट्रोल आर्मी एक बात नहीं समझ रही है कि राहुल गांधी के खिलाफ व्यक्तिगत आक्षेप लगाकर, उन पर बेवकूफी के बयानबाजी कर उनकी तरफ जहर उगलकर आप कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं। जनता ने नकार दी है आपकी नफरत की राजनीति, ये कम समझिएगा आप लोग, लेकिन आप जितना ज्यादा ये करिएगा उतना ज्यादा आपका असली चेहरा और बनावटी आक्रोश सामने आता है, जो ढोंग है। लेकिन सुप्रिया जी, मुझे अभी भी अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। क्या इस देश में धर्म के आधार पर अपने जो धार्मिक प्रतीक है उनको पहनने में लोगों को डर लग रहा है? क्योंकि वो एक नेता विपक्ष के तौर पर विदेश की धरती पर जब ऐसी बात बोलते हैं, लगता है कि देश में तो लोग में डर ही डर है। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। अंजना जी, मैं हतप्रभ हूं। मैंने आपके सामने 4 एग्जाम्पल दिए। धर्म के आधार पर लोगों को पीटा जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है। एक हिंदू लड़के की मुसलमान समझ के हत्या कर दी गई, एक बुजुर्ग मुसलमान को पीटा गया, शक था कि उसके पास बीफ है। एक लड़के की पीट पीट कर मार डाला गया, लड़कियों के हिजाब नोच लिए जाते हैं, बुजुर्गों के और बुजुर्ग मुसलमानों
सोचकर उनसे अजीब बातें करी जाती हैं। जवाब दीजिए उनसे मंजिंदर नारे जी। लगाने को कहा जाता है बीजेपी के। मंजिंदर जी, आपको नहीं जवाब लगता ये दीजिए। डर का माहौल है? आपको नहीं लगता ये आतंक का माहौल है? अब्बा नहीं मानेंगे। मंजिंदर जी, जवाब देश को दीजिए। दिखाना पड़ेगा ना। मंजिंदर जी वो कह रहे हैं डर और आतंक का माहौल है देश में। मैं आपको थोड़ा सा और एक सेकंड सवाल का जवाब दीजिएगा। उनका ये कहना है कि आप लोग डर मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कह रहे डर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं आप लोग, नफरत। सॉरी, देखिए वो तो राहुल गांधी जी बोलेंगे ही, क्योंकि उनको भी अपनी दुकान चलानी है। और मैं समझता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी को जितनी गालियां निकाली जाती हैं उनको कोई फर्क नहीं है। इसलिए नहीं है कि उनको लगता है कि मैंने इतने बेरोजगारों को रोजगार दिया कि राहुल गांधी को भी रोजगार मिल गया, मुझे गाली निकालने से उसको टीवी पे मौका मिलता है तो कोई बुरी बात नहीं है। आप जो बोल रहे हैं आपके कानों में जा रहा है ऐसा तो नहीं सर, हम सुन रहे हैं। लेकिन जो इन्होंने बात कही मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि डर है, बिल्कुल है। अब देखिए हमारे सबसे पवित्र स्थान श्री दरबार साहब पे तोप टैंकों से हमला किया जाता है, तो राहुल गांधी जी ने जो सोचकर बोला, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको अपने राज की सब बातें याद आती हैं। उनको याद आता है कि कैसे जो तिवारी तब राज्यसभा के एमपी थे कांग्रेस के, वो राज्यसभा के अंदर खड़े होकर कह रहे थे ज्ञानी जैल सिंह को ये आतंकी है। ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति को ये कहा जाता है ये आतंकी है, और फिर यह भी कहा जाता है पार्लियामेंट हाउस के अंदर कि ये जो राष्ट्रपति भवन है ये आतंकियों का गढ़ बन चुका है, क्योंकि ज्ञानी जैल सिंह वहां पे राष्ट्रपति थे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, जो संजय गांधी की धर्मपत्नी सोनिया गांधी जी को कहा गया था ये सिख की बेटी है, ये सांप की बेटी है, गद्दार की बेटी है, ये हमें अल्फाज दिए गए थे। और अंजना जी मैं आपको याद दिलाऊं, आपको पत्रकार है, आपको सारी बातें ध्यान में याद भी होंगी। गलत नाम मत लीजिए। मंजिंदर जी आपने गलती से गलत नाम ले लिया है, उसको करेक्शन कर दीजिए। संजय जी की पत्नी मेनका गांधी। माफ कर दी, मैं गलती करता हूँ। हाँ मैं माफी मांगता हूँ, मैं गलती से मानता हूँ, और मेरे लिए बहुत बहुत गलत है किसी का ऐसा गलत नाम लेना। मैं माफी चाहता हूँ, मेरा सोनिया गांधी जी कहना मेरा पर्पस नहीं था, मैं मेनका गांधी जी कहना चाहता था। माफी चाहता हूँ, आपकी कांग्रेस की प्रवक्ता को भी कहता हूँ गलत है, गलती से निकला। दूसरी बात, अंजना जी हमें डर तो लगता था, लेकिन वो दशक अलग था जब हमें डर लगता था जब देश के प्रधानमंत्री मंच पर खड़े होकर कहें कि ये इन लोगों का मरना जायज था क्योंकि बड़ा पेड़ गिरा है धरती हिलती है। जब ये प्रधानमंत्री खड़े होकर कहें तो हमारा डरना जायज था, हमें डराया जाता था। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, जो अब राहुल गांधी ने अमेरिका में पार्टी के रूप पर नहीं कहता, मैं जरूर समझता हूं कि ठीक है हमारे बहना ये सुप्रिया जी नहीं समझ पाई तो उनकी भावना है, मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि ये बात को रियलाइज करना चाहिए कि गलत हुआ है। किसी कम्युनिटी को आइडेंटिफाई करके आप ये नहीं कह सकते, उसके खिलाफ इस तरह की नफरत नहीं बोल सकते। हमारे कातलों को तो कांग्रेस अवार्ड देती है, रिवॉर्ड देती है। तो बताएं ये बात जायज है हमारे प्रति क्या नहीं कि इनकी पगड़ियां उतर जाएंगी देश के अंदर? नहीं, हमारी पगड़ी को उतार नहीं सकता। जो सपना देखता हूं उसका इस बयान के साथ सुप्रिया जी सिख दंगों का जो घाव है, ठीक है, सिख दंगों का जो घाव है वो एक बहुत बड़े समुदाय के सामने आ रहा है, और वो तमाम बातें याद दिला रहे हैं कि राजीव जी ने उस वक्त क्या कहा था कि बड़े पेड़ पे गिरने पर भूकंप आता है। लेकिन सवाल यह है कि देखिए हर कम्युनिटी बहुत सेंसिटिव है, हम आप जानते हैं धर्म के आधार पर दिया गया कोई भी बयान बहुत संवेदनशील होता है इस देश में, और जो भी देता है उसके बाद से उसको कटघरे में खड़ा किया जाता है। क्या आपको खुद नहीं लगता है कि इस बयान से बचना चाहिए था? अगर उन्हें कहना भी होता तो वो कह सकते थे कि हर धर्म के लोग, मतलब हर धर्म कह देते, सिखों का खास तौर पर जिक्र करना वाजिब नहीं है देखते हुए कांग्रेस के इतिहास को, 84 के दंगे को। सच है क्योंकि एक ये सच है कि इस देश में एक ब्रूट मेजॉरिटेरियन की पॉलिटिक्स चल रही है। इसमें किसको उर्रेज हो सकता है? आप ना देखना चाहिए, दुनिया तो देख ही रही है। और मैं यहां पर दो बातें यहां जरूर कहना चाहती हूं। यहां पर कहा गया दुकान चलानी है। आपके लिए राजनीति दुकान चलाना होगा, हमारे लिए राजनीति राष्ट्र सेवा है। हमारे लिए राजनीति वो चीज है जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने शहादत दी है। राहुल गांधी के पिता और दादी का खून इस देश की मिट्टी में शामिल है, इस देश के तिरंगे में शामिल है। तो आप दुकान चलाते होंगे राजनीति पर, हम नहीं चलाते। आप शब्दों की बात करेंगे। इस देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री 3 महीने पहले खड़ा होकर चुनावी मंच से कहता है घुसपैठिया, चुनावी मंच से कहता है जो बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं वो मुजरा करने की बात करते हैं, वो मंगलसूत्र छीनने की बात करते हैं। आप शब्दों की बात करेंगे। आपसे मैं एक और चीज पूछना चाहती हूं। आप कह रहे हैं मोदी जी ने बड़ी रोजगार दे दिए, ये मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। अब इसको भी मैन्युफैक्चर कर लीजिएगा। अरे प्रभु, हरियाणा में जहां चुनाव है 5000 सफाई कर्मचारी की नौकरी निकली थी, 46,000 पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट ने अप्लाई किया है। आईआईटी में एक जमाने में अगर एडमिशन हो गया तो किस्मत के द्वार खुल गए। आज आईआईटी बॉम्बे में 25% लोगों का प्लेसमेंट नहीं हो रहा, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। मेरे देश को आप इस कगार पर ले आए और आप कह रहे रोजगार दे दिया। किसको आपने रोजगार दिया? आपने अपनी आईटी सेल को, आपने नफरती चिंटुओं को, आपने अपने सांसदों और मंत्रियों को एक रोजगार दिया है, राहुल गांधी को ट्रोल करना। और यही उनकी उपयोगिता है, यही उनकी रेलेवेंस है। लेकिन राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं वो आईना दिखा रहे हैं इस देश को, और वो आईना देखना जरूरी है। हम और आप शायद समझ नहीं सकते हैं कि आज की तारीख में ट्रेन में सफर करना कुछ अल्पसंख्यकों के लिए
बाजार में खड़े होकर किसी आप अपना अभिवादन करना मुश्किल हो गया है। मैंने यहां पर 2 एग्जाम्पल दिए और मैंने आर्यन मिश्रा की मां की मन की बात सुनी है जब उसने कहा कि मेरा लड़का मर गया, लेकिन ये बात जो कही जा रही है कि हमें गलती लगी, वो मुसलमान तो क्या मुसलमान हमारे भाई नहीं है? ये सवाल एक बड़ा सवाल है इस देश के सामने। मेरे देश को आप आज इस कगार पर ले आए हैं, ये कब स्वीकारिएगा आप? और जब तक स्वीकारिएगा नहीं तब तक घाव हम लोग कुरेदते रहेंगे, हम कोई घाव नहीं भर पाएंगे। एक बात याद रखिएगा, उसी पंजाब ने बार बार हमारी सरकार बनाई और हमें फक्र है कि हमने इस देश का पहला सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर साहब मनमोहन सिंह जी को बनाया। ये फक्र से कहते हैं, सीना ठोक कर कहते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आरक्षण के मुद्दे पर जो राहुल गांधी ने वहां पर कहा है, क्या आप राहुल जी की बात से सहमत हैं? मैं कोट कर देती हूं, हम भारत में आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेंगे जब भारत फेयर प्लेस बन जाएगा। भारत अभी फेयर प्लेस नहीं है। बीजेपी कह रही है कांग्रेस आरक्षण विरोधी है। आप बात से सहमत है राहुल जी के कि आरक्षण खत्म करने की तरफ सोचना चाहिए? देखिए पूरा देश जानता है कि आरक्षण विरोधी कौन है, भारतीय जनता पार्टी। ये तो आरक्षण के विरोध में ही है, लेटर भर्ती करके आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। देखा ही आपने 45 लेटर भर्तियां निकाल दी थी और अपनी मानसिकता के लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उसमें भरना चाहते थे। तो आरक्षण का कौन एससी और ओबीसी का हक मानना चाह रहा था? 69,000 भर्ती उत्तर प्रदेश में कौन हक मानना चाह रहा था? वो तो लड़ाई लड़ी जा रही है, तब न्याय मिलने की कगार पे। दूसरी, भारतीय जनता पार्टी के सरकार का विरोध करना राष्ट्र विरोध नहीं होता है। ये सुन लीजिए महेंद्र जी, जो आप कहते हैं ना बीजेपी का विरोध करना, आरएसएस का विरोध करना राष्ट्र विरोध नहीं होता है, कम से कम इतना मान लीजिए। और आपके अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे आपके नेताजी, वो राष्ट्रपति जी का नाम ले रहे थे, जरा साथ में ये भी बता देते कि पार्लियामेंट का नया भवन बना था, क्या उद्घाटन पे बुलाया था उनको? या राम मंदिर प्रभु का बन रहा था तो उसके उद्घाटन पे उनको बुलाया था क्या? ये भी बता देते। और जात की बात तो आप ही आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, वो कह रहे थे प्रधानमंत्री पिछड़े जात से आते हैं। तो सवाल उठता है कि सारी बातें आप करोगे, दूसरा करेगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। भाई किसने बोला बांटोगे तो कटोगे? किसने बोला था? शमशान घाट, कब्रिस्तान किसने बोला? मंगलसूत्र, मुजरा किसने बोला? किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी किसने बोला? बताइए आप। और आपकी एक सांसद है कंगना रनावत, क्या कहती है? वहां लाशें लटक रही थी, महिलाओं का रेप हो रहा था, वक्फ बोर्ड को किसने खत्म करने की बात की, उसमें सुधार करने की बात की। ये नफरत की राजनीति तो प्रभु आप कर रहे हो लगातार, और नफरत से ही आप जी रहे हो। मैं कहता हूं जो नफरत करते हैं उनको क्या मिलेगा उससे? अरे मोहब्बत ही कर लो तो आपकी नफरत का भी समाधान हो जाएगा, लेकिन आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। नफरत से कुछ नहीं मिलने वाला। आप मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते, मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते, हमें हमेशा मुद्दों से भटकाने की बात करते हैं। आपने 1-2 मंत्री और आ गए, एक गिरिराज सिंह थे, अब दूसरे शिवराज सिंह आ गए। ये दोनों जो है ये ऐसी बातें करते हैं, लगता है विपक्ष में है, हर बात को देशद्रोह बता देते। तो कैबिनेट मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं तो आपको अगर कोई देशद्रोह की लगती तो एफआईआर क्यों नहीं करवाते आप? कैबिनेट मंत्री हैं या कार्यकर्ता, पहले ये तय कर लीजिए। हमें तो कैबिनेट मंत्री देश के कैबिनेट मंत्री हैं, और देश के कैबिनेट मंत्री हल्की बातें करेंगे। सुनिए, देश के कैबिनेट मंत्री अगर हल्की बातें करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी बात, जहां तक आरक्षण की आप बात कर रहे हैं, आरक्षण विरोधी भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए हम चुनाव भारतीय जनता पार्टी को बार बार कहते हैं। संविधान विरोधी, लोकतंत्र पे इनको विश्वास नहीं, आरक्षण ये देना नहीं चाहते, इसलिए हमने बोला है कि हम पीटीए के फार्मूले को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है समाज में सामाजिक न्याय दिलाना। बीजेपी आरक्षण विरोधी है, जिनके साथ आवाज नहीं चलेगी, जिनके साथ आपका गठबंधन है। अंजना जी, आपको मालूम है हर 4 महीने पर इनको अपना सॉफ्टवेयर आदरणीय राहुल गांधी जी को अपडेट कराने के लिए विदेश की धरती पर जाना पड़ता है। और इनके जो अंकल है ना, जिन्होंने कहा कि ही नो पप्पू, मैं नहीं कहा है, मैंने नहीं, ये सैम पित्रोदा ने कहा है। कुछ परेशानी है क्या? और उसके बीच में मैंने नहीं बोला। सुप्रिया जी, आप इस तरह की बयानबाजी करेंगे, मैं क्यों चुप रहूंगी? आप बेवकूफी की बातें कर रहे हैं। आप मेरे नेता जी ने सॉफ्टवेयर बात बोल दिया, मैं चुप रहूंगी। आप अपना मानसिक इलाज कराइए, आप मानसिक रोगी लग रहे हैं मुझे, इलाज कराइए आप मानसिक। बेवकूफी की बातें करते हैं यहाँ पर आकर, कोई तथ्य नहीं है, तथ्य बोलेंगे नहीं, कोई साक्ष्य नहीं बोलेंगे। ये आपके शब्द हैं। आप नेता प्रतिपक्ष बात करेंगे इस देश के, वीरेंद्र जी, बात कर रहे थे आप उनके नेता पर ये क्या शब्द, ये क्या शब्द ऐसे अनादर वाली टिप्पणी मत कीजिए। आपके नेता पर कोई ऐसी बात बोलेगा तो आपको बुरा लगेगा। टॉपिक पे रहिए, टॉपिक पे रहिए। मैंने नहीं कहा है मीना जी, ये तो टीवी पर आपके स्क्रीन पर मैंने देखा। बदतमीजी करिएगा, एक शब्द नहीं बोलने दूंगी। अरे ये अंकल साहब ने कहा, सुप्रिया जी आप समझती क्यों नहीं है? मैंने कहा वाले संस्कार अंदर घुस गए अभी भी, जो थोड़ा बहुत बच्चों। अरे भाई अरे मैंने कहा क्या? अंकल साहब ने कहा कि ही नो पप्पू, आप रिकॉर्ड पर चला के दिखला दीजिए, पीसीआर को बोलिए अंजना जी, ये मैंने कहा है क्या? अरे हम लोग से ज्यादा आप ही लोग अब आके चैनल चलाइए, पीसीआर उसीआर सब सीख गए धीरेन्द्र कुमार। अंजना जी, मैंने तो आपके चैनल पे देखा, सैम पित्रोदा के बयान का जिक्र कर रहे हैं, सुप्रिया जी जवाब दीजिए।
और वो कह रहे हैं राहुल गांधी को विदेश में जाकर गलत बोल रहे हैं। सोच समझकर जवाब देना चाहिए। विदेश की धरती पर जाकर भारत की ऐसी तस्वीर पेश करने की जरूरत है क्या कि यहाँ पर लोग धर्म के आधार पर एक दूसरे पर मतलब धार्मिक प्रतीकों पर लोगों के हमला करने को तैयार बैठे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना सुप्रिया जी। अंजना जी, सबसे पहले तो मैं पूरे सम्मान के साथ एलजेपी के प्रवक्ता से कहना चाहती हूं, मानसिक डॉक्टर को दिखाइए, इलाज का खर्चा मैं दूंगी। आइंदा आकर यहां पर सॉफ्टवेयर जैसी बातें मत करिएगा, बोलने नहीं दूंगी आपको। आपके नेता खुद कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं। आपके नेता और बीजेपी में तनातनी सबको पता है क्या चल रही है। मेरा मुंह मत खुलवाइए, उस पर दिक्कत में आ जाइएगा, ना बोलने लायक रहेगा ना बचाने लायक रहेगा। आपने मेरे नेता के लिए गलत बात कही, आपको मैं 4 बातें सुनाऊंगी, आइंदा मत करिएगा ये काम, ये आपके मुंह पर कह रही हूं। आपने सवाल पूछा यहां पर राहुल गांधी विदेश जाकर ऐसा क्यों करते हैं। राहुल गांधी विदेश जाकर देश की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी चाइना जाकर ये नहीं कह रहे कि अरे पैदाइशी शर्मिंदगी हो गई, जो मोदी जी ने कहा। राहुल गांधी जी ये नहीं कह रहे दक्षिण कोरिया जाकर कि हिंदुस्तान में पैदा होने वाले लोग कोसते थे अपने भाग्य को। राहुल गांधी जर्मनी में जाकर 60 साल का ब्यौरा नहीं मांग रहे हैं। राहुल गांधी कनाडा में जाकर ये नहीं कह रहे हैं कि अब मैं सब कुछ साफ कर दूंगा देश में, सब कुछ हुआ ही नहीं है देश में, जैसे देश 2014 में आजाद हुआ है। और अगर सुनना चाहिए और दम है सुनने का भाजपा और एलजेपी के प्रवक्ता को मोदी जी को शब्दशः सुना भी देती हूँ, क्योंकि सुनना कभी कभी जरूरी रहता है आप लोगों के लिए। अगर चाहिए तो सुना सकती हूँ। यहाँ पर ये जो झूठा आक्रोश ना, ये बड़ा पुराना हो गया जुमला। विदेशी धरती पे ये क्या बात, अरे देश की बात कहीं पर भी होगी। देश के लोगों से मुखातिब थे, क्यों नहीं बात करेंगे देश की। आप जाकर देश के 70 सालों को कोसिए, आप बड़ा राम भजन कर रहे हैं। हम अगर सवाल उठा दें हम गलत कर रहे हैं। आप तो हिंदुस्तान में पैदा होने वाले लोगों के बारे में कह रहे हैं कि लोग अपनी किस्मत को कोसते थे, और ये मैं सुना के रहूंगी। मुझे लगता है ये सुनाना जरूरी है, लोगों को पता रहे जरा। कुछ होगा नहीं, अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किएगा, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। ये नरेंद्र मोदी जी के विचार थे, और चीन हमारे शत्रु देश की धरती पर बोल रहे थे। यह है आपके प्रधानमंत्री की असलियत। राहुल गांधी जी ने आरक्षण पर बड़ी दो टूक बात करी है, वो शायद इन लोगों के सिर के ऊपर से निकल गई। राहुल गांधी जी ने कहा है 90% लोगों की कोई भी भागीदारी नहीं है और उनको जरूर भागीदारी मिलनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने उसके बाद कहा है कि हम सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराना चाहते हैं, जिससे कि जनरल कास्ट के भी जो गरीब हैं उनका भी पता चले और दलित आदिवासी पिछड़ों का जरूर पता चले। और उन्होंने इंस्टीट्यूशनल सेंसस की बात करी है, चाहे वो कॉर्पोरेट इंडिया हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो मीडिया हो। वहां पर प्रतिनिधित्व क्या है, कितने लोग हैं दलित आपकी टीम में, ये जानना चाहता है देश, लेकिन ये कोई बताने को तैयार नहीं है ना। और यहाँ पर आकर झूठ बोलेंगे एलजेपी के प्रवक्ता। ठीक है, लेकिन जैसे हमने राहुल गांधी की हर बात को बिना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट किए हर वर्ड बाय वर्ड सुनाया, वैसे आपने भी पीएम को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया। वो बात कर रहे थे कि पहले भारत के बारे में लोगों की क्या सोच रहती थी, अब उनके शासन में सोच बदली है, ये उन्होंने कहा है। आपको लगता है अंजना जी एमएच खान साहब, आपके पास आते हुए आरक्षण के मुद्दे पर मायावती जी इतना क्यों अग्रेसिव हो रही हैं? राहुल गांधी ने इस पेशे को भड़ोगिरी कहते हैं। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। पहले सपने दिखाते हैं और फिर कहते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। गोदी मीडिया और पत्रकारिता के नाम पर एंकरों ने इस देश की राजनीति और पत्रकारिता को बर्बाद कर दिया। आज आप उनके पीछे खड़े होकर जितनी तालियां बजाना चाहते हैं बजाते रहिए, लेकिन एक दिन दिखेगा कि गोदी मीडिया कुछ और नहीं, जनता नाम की हस्ती को मिटा देने का हथियार है, लोकतंत्र का हत्यारा है। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तो तेरा मन पर